हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीवीकल आर्ट्स क्लास में एक और वायरल मॉडल पेपर को इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पूरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र के प्रश्न पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मैं आपको रिव्यू दिखा दे रहा हूं, इस प्रकार से पेपर आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिखाई देगा और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो है बहुविकल्पीय के बाद जो है आपका अति लघु क्वेश्चन आएगा और इसका उत्तर भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पे, और इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है इस प्रकार से, और इसका भी उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है लास्ट में जो है आपका जो मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं उसको भी यहाँ पे अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा आप इसे अगर जो है समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि जो है जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए। एक बात है जो सच्चाई आप सुन लीजिए, जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दो मॉडल पेपर सॉल्व करके हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे पा जाएंगे बोर्ड में, तो ऐसा नहीं है भाई। कोई भी हो, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो या चाहे छोटा हो, कोई भी हो, आपको सेम टू सेम ऐसे ही या दो मानचित्र या फिर दो जो है क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा के 2 ही 3 से पूरा पेपर नहीं आता है। इस बात ध्यान रखिएगा, जो सच्चाई वो बता दे रहा हूँ। बाकी आप धीरे धीरे तैयारी कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बस अंतर इतना होता है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम आ सकता है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आए, उसी प्रकार से मैंने इसे क्रिएट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा और इस तो आप पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सीधा बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो पहले इसको फिगर के माध्यम से समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कहाँ किसको जोड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, ऐसे ऐसे समथिंग दिखाई देगा यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है इस साइड में यहाँ पे इस प्रकार से ये है, और यहाँ पे है आपका देखिए ये जो पॉइंट है ये है लाल सागर। ठीक है, ये है यहाँ पे आपका लाल सागर, और यहाँ पे जो दिखाई देगा आपको इस साइड में ये जो है ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ये है आपका भूमध्य सागर। अब ये भूमध्य सागर हो गया। अब यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे ये वाला पॉइंट यही है सुएज नहर। ठीक है, ये सुएज नहर है, इसको जोड़ने का प्रयास करती है। तो प्रयास नहीं बल्कि जोड़ती है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन? ये है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर। तो यहाँ पे दोस्तों रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात ये है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो ऑप्शन देखते हैं, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को नहीं, भूमध्य सागर लाल सागर को हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमें राइट आंसर मिल गया है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जो ड्राइनेस कृषि होती है, शुष्क कृषि होती है, उसमें कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो रागी बोई जाती है, मूंगफली बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, गन्ना जो है नहीं बोई जाती। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से समथिंग, ये मान लीजिए यहाँ पे धरातल है, यहाँ पे पेड़ वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे इंसान वगैरह है, इस प्रकार से मान लेते हैं समथिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे समुद्र है। अब देखिए होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है कि समुद्र से जैसे इस यहाँ मान लेते हैं सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य है, ये सन है। अब यहाँ से क्या होगा, सूर्य की रोशनी यहाँ पानी पे पड़ेगी। ठीक है, पानी पे पड़ेगी तो यहाँ से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। जब पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, यानी संघनन की क्रिया होगी, यहाँ बादल बनेंगे और बादल बनेगा फिर बारिश होगी। फिर ठीक है, जब बारिश होगी तो वही पानी धीरे धीरे फिर इसके बाद समुद्र में जाएगा नदी के द्वारा, फिर यहाँ से फिर वाष्पीकृत, इस प्रकार से चक्र में चलता रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पानी जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। ठीक है, तो जल संसाधन है नहीं,
अजैव संसाधन है? नहीं। अनविकरणीय है? नहीं, बल्कि क्या है? चक्रीय संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय संसाधन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेल चलाई गई थी 1853 में, 1856 में, 1861 में या 1864 में। तो आप बताइएगा कि जो है 1853 क्या राइट आंसर है? बिल्कुल 100% राइट आंसर है। 1853 में जो है पहली रेल चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, मुंबई से ठाणे, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। यहाँ तक जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है, बताइएगा जरूर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या जो है सर्वाधिक वृद्धि वाला महाद्वीप है? यानी जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक महाद्वीप है, तो यहाँ पे कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? क्या एशिया में है? क्या उत्तरी अमेरिका में है? क्या अफ्रीका में है? क्या यूरोप में है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो? जनसंख्या वृद्धि पूछा है। अगर केवल पूछे कि किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, वृद्धि ना पूछे, ठीक है, वृद्धि ना पूछे, तो राइट आंसर इसमें एशिया हो जाएगा। लेकिन अगर वृद्धि पूछेगा तो राइट आंसर इसमें अफ्रीका हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूहर क्षेत्र संबंध किस देश से है? तो रूहर क्षेत्र क्या है, पहले ये तो समझ लीजिए। रूहर क्षेत्र यहाँ पे कोयला उत्पादक क्षेत्र, मतलब कोयला उत्पादन होता है, और कोयला उत्पादन जो क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। ऐसे ही भारत में जैसे झारखंड का झरिया है, वहाँ पे कोयला उत्पादन होता है, ऐसे ही रूहर क्षेत्र है। ये किस देश में है? जवाब होगा जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो चीन बार आ रहा है, चीनी है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, वो पहला जो राज्य है वो आपका यूपी है। ठीक है, मतलब अपना यूपी है, और दूसरा जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है, तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? क्या लोहा इस्पात है? नहीं, लोहा कहाँ होगा भाई कृषि से। रासायन है? नहीं, ये भी नहीं होगा। सूती वस्त्र? हाँ, सूती वस्त्र, कपास से कपड़ा बनता है ना, कपास से कपड़ा, तो कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास सूती वस्त्र हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सीमेंट उद्योग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आप मैंने बताए हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है ये 2 नंबर का रहेगा। 20 शब्दों में आंसर देना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि फुटकर सेवाओं की विशेषता लिखिए, या फिर गैरसिन नगर क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए, और लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, और फिर आधारभूत उद्योग क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जीवन कैसे प्रभावित करता है स्पष्ट कीजिए, वायुस्रोतन क्या है, भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। दोस्तों को बता दें जानकारी के मुताबिक ये जो सवाल मैंने सेलेक्ट किए यहाँ पे वो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ही चांस है आने की, तो इसको वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले इस बात समझते हैं कि फुटकर व्यापार सेवा की क्या विशेषता है। नाम से देखिए थोड़ा स्पष्ट है, निकालिए, यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करिए। फुटकर व्यापार सेवा, इसका मतलब जब आप कोई दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो फुटकर सामान, एक थोक होता है, एक फुटकर होता है, 2 ही तो चीज़ होता है। एक होलसेलर होता है, एक फुटकर होता है। तो यहाँ पे फुटकर व्यापार सेवा लिखा है। इसका मतलब ये कि फुटकर व्यापार सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनमें व्यापारी ग्राहक को छोटी मात्रा में सामान बेचता है। जैसे आप किसी भी जो है छोटी मतलब दुकान पे गए हैं, वहाँ पे 1 किलो चावल या फिर दाल या फिर चीनी लिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप जो सामान खरीद रहे हैं फुटकर में खरीद रहे हैं। अगर कोई 10 कुंटल 20 कुंटल खरीद रहा है तो ये होलसेलर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो व्यापार फुटकर रूप में होता है उसे फुटकर व्यापार सेवा के नाम से जाना जाता है। सिंपल। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं तो देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ले सकते हैं। इसमें लंबा चौड़ा मैंने लिख दिया है ताकि इसे आप आसानी से समझ पाएं, लेकिन 2 ही नंबर का लिखना है तो 2 पॉइंट पहला और दूसरा लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। ठीक है, देखिए सीधे ग्राहक को बिक्री करना होता है फुटकर में। सिंपल सी बात है, कोई रट्टा मार नहीं है। फुटकर व्यापार ग्राहकों को बिना किसी बिचौलिए के सामान बेचा जाता है। बिचौलिए के सामान मतलब ये होता है जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है
अब कंपनी से कोई होलसेलर वाला जो है वो सामान लेकर आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद छोटी दुकान वाला लेकर जाएगा, फिर इसके बाद कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है आप जो कस्टमर होता है वो सीधा जो है फुटकर जो सामान होते हैं वहीं से फुटकर सामान ले लेता है। तो जो बिचौलिए होते हैं बीच में जो सामान बेचने वाले होते हैं वो नहीं मिलते हैं उनको, ठीक है। इस प्रकार से उसमें ले सकते हैं। आगे है छोटी मात्रा में सामान बेचना। यह व्यापार थोक में नहीं बल्कि खुदरा रूप में होता है। जैसे को होता है ना कि आप फुटकर रूप में ले रहे हैं, 10 रुपये का सामान, 20 रुपये का सामान, 50 रुपये का सामान, 100 रुपये का सामान ऐसे ले रहे हैं तो फुटकर में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आराम से आप ले सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस तेज समझने वाली बात यहाँ पे है तो मैं समझा दे रहा हूँ। स्थानीय बाजार केंद्रित होता है। जो छोटे छोटे बाजार होते हैं जगह जगह पे आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में होंगे। यह व्यापार मुख्य रूप से शहरों, कस्बों और गाँव में संचालित होता है, ठीक है। और फिर तत्काल सेवा होता है, ग्राहक जरूरत के अनुसार अपने सामान तुरंत खरीदते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलिए इसमें से 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 ही नंबर का प्रश्न होगा तो इसीलिए आपको 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जैसे किराना का दुकान होता है, कपड़े दुकान है, मोबाइल स्टोर है, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गैरिसन नगर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जा रहे हैं पेपर में। गैरिसन नगर क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो देखिए गैरिसन नगर वे नगर होते हैं जो सेना, वायुसेना या नौसेना के अस्थायी छावनी होती है और रक्षा गतिविधियों के लिए संचालित होती है। मतलब यह है कि हर जिलों में तो नहीं कह सकते हैं, अलग अलग जिलों में जो है कैंटोनमेंट होता है, जो छावनी होता है उसे कैंटोनमेंट भी बोलते हैं। तो उस छावनी में जो मिलिट्री जो जवान होते हैं, जो सेना होती है, उनके प्रशिक्षण, उनके ट्रेनिंग वगैरह होती है वहाँ पे। तो ऐसा जो कैंप, उनका जो स्थल होता है, जो छावनी होती है, उसी को गैरिसन नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उदाहरण देना है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय सेना की छावनी है, अंबाला में है, हरियाणा कैंट मतलब अंबाला कैंट है, ठीक है, जम्मू कैंट है। इस प्रकार से जो है वहाँ पे अलग अलग अपनी सेना होती है और जो है वहाँ पे अपनी छावनी बना के रहती है और जो भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है वहाँ पे दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लिंगानुपात को परिभाषित करना है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। यानी 1000 मान लीजिए पुरुष हैं तो उस पर 1000 पुरुषों में, 1000 मेल में कितनी फीमेल है, कितनी महिलाएं हैं, तो उनकी महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका छोटा सा यहाँ पे फार्मूला होता है, लिंगानुपात बराबर जो है कुल महिलाएं बटे कुल पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो है यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कि कुल महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, कुल महिलाएं लिखेंगे ऊपर, और फिर मतलब कुल फीमेल यहाँ पे ले देंगे, यहाँ फीमेल लिख देंगे, और नीचे मेल लिखेंगे, गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 1000 हो जाएगा। तो जो इस प्रकार से आप फार्मूला लिख सकते हैं, पूरा परफेक्ट 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 950 महिलाएं हैं, वहाँ पे 1000 पुरुष हैं, तो वहाँ पे लिंगानुपात जो है 950 अनुपात 1000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे भूमि पर रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है, सिंपल है। जैसे कि बात करें कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगर वहीं बात करें हरियाणा, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे केवल 17 व्यक्ति ही रहते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो है अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है तो जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जवाब होगा बिहार में। ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला में से जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य का जनसंख्या 10 लाख है और वहाँ का क्षेत्र जो है 5000 वर्ग किलोमीटर है तो जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग, देखिए यहाँ पे आधार लिखा है, आधारभूत वो आधार नहीं जिसपे आपकी जो फोटो आई है भूत की तरह, वो आधारभूत नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये है कि जब घर बनता है ना, घर बनता है तो पिलर देते हैं, इस प्रकार से पिलर देते हैं। जो पिलर होता है वो आपका फाउंडेशन है, आधार है, ठीक है, उसी पूरा घर टिका होता है। तो आधारभूत उद्योग क्या है? जैसे लॉ एस्क है, जो
लौह अयस्क है, उस लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है और उसी से विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण किया जाता है। तो लौह अयस्क क्या है? आधारभूत उद्योग है। ठीक है, आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें अन्य उद्योग कच्चे माल या आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इस्पात उद्योग है, जैसे टाटा स्टील है, निर्माण कार्य स्टील बनाते हैं। ठीक है, ऊर्जा उद्योग है, इसमें एनटीपीसी है, बिजली उत्पादन है, ये सब क्या है? यहाँ बिजली उत्पादन होता है। तो एनटीपीसी क्या है? आधारभूत उद्योग है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राकृतिक पर्यावरण जीवन को कैसे प्रभावित करता है? जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक जो पर्यावरण है हमारे जीवन को गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? जरा देखिए कैसे। पहला पॉइंट है जलवायु स्वास्थ्य। जलवायु और स्वास्थ्य यानी ठंड, गर्म और आर्द्र मौसम हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। देखिए, जब मानसून चेंज होता है, जब मानसून बदलता है, जब मौसम चेंज होता है, तो ठंडी से जो गर्मी आती है तो वहाँ पे लोगों की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जब गर्मी से ठंडी आती है तब असर पड़ता है। जब बरसात से जो है गर्म जो ठंडी आती है या फिर बरसात के बाद जो है गर्मी के बाद बरसात आती है तो प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं जलवायु जो होता है और स्वास्थ्य, जलवायु का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि और भोजन। कृषि और भोजन का मतलब ये है कि वर्षा, मिट्टी, तापमान आदि कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। 2 पॉइंट लिखना है तो 2 पॉइंट इसमें आराम से आप ले सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई भी इसमें से 2 पॉइंट आपको समझ में आ जाए, आप उसे आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, आवास एवं जीवन शैली, अगर मान लीजिए अति लघु उत्तरीय के बाद ये लघु उत्तरीय में आ गया तो आप उसमें भी आसानी से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि जो है पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जबकि रेगिस्तान में क्षेत्र में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु होती है वैसे वहाँ पे लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सूखा और ये सब जो है हमारी संपत्ति को, हमारे जीवन को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल संसाधन, नदी, झील, भूमिगत जल आदि भी ये सिंचाई के लिए आवश्यक होती हैं और ये सब जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें से लिखना, कोई भी पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाह्य स्रोतन क्या होता है। तो बाह्य स्रोतन के बारे में बात करें, बाह्य स्रोतन वे संसाधन होते हैं जो किसी संगठन, देश या व्यक्ति को बाहरी स्रोत से प्राप्त होता है। जैसे मान लो आपने जो है अपने दोस्तों से कोई जो है आपने दोस्तों से कोई हेल्प मांगा। ठीक है, आपके दोस्तों ने आपका हेल्प नहीं किया, कोई बाहरी आपका हेल्प कर दे, कोई बाहरी अगर आपका हेल्प कर दे तो ये बाह्य स्रोतन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे यार मेरे दोस्त मेरा हेल्प नहीं कहते, एक भाई इंसान था वो मेरा हेल्प किया था, तो बाह्य स्रोतन मतलब बाहरी कोई हेल्प करे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कि जब कोई संगठन, देश के व्यक्ति बाह्य स्रोत प्राप्त हो तो उसे हम ऐसे संसाधन को बाह्य स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाह्य स्रोतन में जैसे विदेशी निवेश है, बैंक ऋण है, ये सब बाह्य स्रोतन के अंतर्गत आते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे और भी है, जैसे जो है ऊर्जा बाह्य स्रोत, अन्य देशों से आयातित पेट्रोलियम और कोयला, ये सब बाह्य स्रोत के माध्यम से नाम जाने जाते हैं। तकनीकी बाह्य स्रोत, विदेश से आयात जो है की गई मशीनें, तकनीकी अन्य जो टेक्नोलॉजी होती है वो बाह्य स्रोतन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखना है। तो देखिए भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं बड़े बड़े, और जो है जो 13 बंदरगाह हैं उसमें से अगर बात करें थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस प्रकार से देख पाएंगे। तो देखिए ये जो है आपका पश्चिमी तट है और ये है पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है। तो बात करें यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए पड़ेगा आपका जो है यहाँ पे गुजरात में पड़ेगा कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पड़ेगा महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मार्मागांव और जो कर्नाटक में बंगलुरु और केरल में जो है कोच्चि है। ठीक है, केरल में कोच्चि बंदरगाह है। तमिलनाडु में जो है आपका चेन्नई हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, उड़ीसा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में हल्दिया और कोलकाता हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े बड़े बंदरगाह यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जो बड़े बंदरगाह हैं इसमें से जो मुख्य है 2 पूछा है, 2 आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से पहला मुंबई बंदरगाह, दूसरा चेन्नई बंदरगाह। इसमें मैंने ये क्यों लिखा है उसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे देखिए बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा, नहीं मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, पहला पॉइंट। दूसरा है चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और मुख्य रूप से ये शिपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। आपको बस इतना लिखना है
मुंबई बंदरगाह पहला, दूसरा चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, बस इतना काम करना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें 50 शब्दों में आंसर देना होगा, 4 नंबर आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, ट्रक कृषि क्या है, ट्रक कृषि की विशेषताएं का वर्णन कीजिए, सतत पोषण विकास की अवधारणा को समझाइए, स्वच्छंद उद्योग की विशेषता लिखिए, रोपड़ कृषि क्या है, रोपड़ कृषि की विशेषताएं बताइए, पत्तन या पोतासराय में अंतर लिखिए, परिवहन एवं संचार के जल जाल को देश के जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे ट्रक कृषि की बात करते हैं। ट्रक कृषि की बात करते तो भैया ट्रक तो आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रक आपने देखा होगा। और जो ट्रक है, इस ट्रक में जो है यहाँ पे सामान लद कर आता है, ठीक है, सामान लद कर आता है। और जो सामान लद कर जब आता है यहाँ पे, तो होता क्या है कि ट्रक से सामान रातों रात जो है, रातों रात मंडी तक, जो सब्जी मंडी होती है, जो फल मंडी होती है, वहाँ तक रातों रात पहुँचाया जाता है ट्रक के माध्यम से, ठीक है। तो उसी को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए, ट्रक कृषि एक ऐसी व्यावसायिक कृषि पद्धति है जिसमें जल्दी खराब होने वाली सब्जियां, फल, फूलों का उत्पादन किया जाता है, उन्हें सीधे बाजार या दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रक के द्वारा भेजा जाता है, जिसे ट्रक कृषि के नाम से जो है जाना जाता है। ये जो है कृषि यूएसए में ज़्यादातर होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में देखिए, बाजार केंद्रित उत्पादन, इसका मतलब ये है, इसका उद्देश्य ताजे फल और सब्जियों को जल्दी से बाजार तक पहुंचाना होता है। जैसे अगर आप सब्जी मंडी में कभी गए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो है सामान जो है रातों रात आते रहते हैं, ताकि जो है कस्टमर तक जो है आसानी से उसे पहुँचाया जा सके। तेज़ी से खराब होने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे टमाटर, आलू, गोभी, फूल, पत्ता गोभी, सब्जियां, फल फूल, ये सब होते हैं, ये जो है आसानी से उनको मार्केट तक पहुँचाया जा सकता, ताकि कस्टमर तक आसानी से पहुँच जाए और जल्दी खराब जो होने वाली वस्तुएं हैं, उनको ज़्यादातर इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शहरों के पास उत्पादन। जो ट्रक कृषि होती है आमतौर पर बड़े शहरों में, महानगरों के आसपास ही उगाई जाती, ताकि उसे मार्केट तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकी का उपयोग। सिंचाई, उर्वरक, मशीनों का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है इसमें, और फिर इसके बाद जो है उसे अधिक से अधिक उत्पादन का जो है प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है तेजी से परिवहन। तेजी से परिवहन का मतलब ये है कि ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई मार्ग आदि का उपयोग करके जो है बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रक से ज़्यादा पहुंचाया जाता है, इसलिए ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंपल है, सेंटेंस को आसानी से समझ के अपने शब्दों में भी आप इसे बयां कर सकते हैं, पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सतत पोषण विकास की अवधारणा क्या है। अवधारणा मतलब होता है विचार, थॉट क्या है सतत पोषण विकास के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सतत पोषण विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूरा करती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी समझौता किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। तो उसे क्या कहते हैं, सतत पोषण विकास के नाम से जाना जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ध्यान रखिएगा, अब मैं जो आपको डायग्राम बनाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, ऐसे ही आपको अपने पेपर में बना देनी है, बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एक पेड़ है, और मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये वर्तमान की पीढ़ी है, यह लिखेंगे वर्तमान की पीढ़ी, ठीक है, वर्तमान की पीढ़ी। आप क्या कर रहे हैं, अब भैया आप जो है इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं, मतलब इसके पेड़ से फल ले रहे हैं, छांव ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ इस पेड़ से जो है आप उपयोग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आपकी भविष्य की पीढ़ी आ रही है, ठीक है, आपकी भविष्य की पीढ़ी आ रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संसाधन दिए गए हैं ना, ये संसाधन जो पेड़ है, इस पेड़ का अगर भविष्य की आने वाली पीढ़ी भी कर ले, कोई भी इन्वायरमेंट को बिना दूषित किए, तो इस प्रक्रिया को सतत पोषणी विकास के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस से, कोई रट्टा मार नहीं है। ये डायग्राम यहाँ पे लिखेंगे भविष्य की पीढ़ी, ठीक है, भविष्य की पीढ़ी। ये डायग्राम आपको ये बताता है कि कैसे जो है आप सतत पोषण विकास को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो वर्तमान की पीढ़ी होगी, ये भविष्य की पीढ़ी होगी। अब दोनों इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब सतत मतलब आगे आने वाले भविष्य तक भी चलता रहे, उससे सतत पोषण विकास के नाम से जाना जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य सिद्धांत है, यानी अवधारणा है, सिद्धांत क्या है, तो आइए सिद्धांत यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सिद्धांत इसमें है। तो देखिए, सिद्धांत में लिखेंगे इसमें कि पर्यावरण संरक्षण, पहला पॉइंट, यानी प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, वन संतुलित उपयोग किया जा सकता है, और अगर भविष्य में बचा के रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकती है, इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास।
विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आर्थिक वृद्धि हो सकती है लेकिन पर्यावरण कोई हानि ना पहुंचे। भाई जब इन्वायरमेंट हमारा दूषित नहीं होगा तभी तो आने वाली पीढ़ी को उसको स्वच्छ इन्वायरमेंट मिल पाएगा। अगर पहले ही दूषित हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आगे देखिए, सामाजिक असमानता, सामाजिक समानता, यानी सभी लोगों को समान अवसर और संसाधनों तक जो है वो पहुंच मिले, तो उसको हम जो है सामाजिक समानता कहते हैं। जैसे मान लीजिए समाज के लोग हैं, ठीक है, समाज के लोग हैं। अब समाज के जो लोग हैं, अगर मान लीजिए समाज में 1000 लोग रहते हैं, तो जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जो संसाधन है, इस 1000 लोगों को भी संसाधन मिलना चाहिए, तभी तो वो पूरा समानता होगा। अगर इसमें से 100 लोग को मिल रहा है, 900 लोग को संसाधन नहीं मिल रहा है, तो क्या समानता है? ये असमानता है भैया, समानता नहीं है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग को मिलना चाहिए, 1000 है तो 1000 लोग को मिलना चाहिए। जब सभी को संसाधन समान अवसर मिलेगा और उनको पहुंच मिलेगी, मतलब उनके तक पहुंचेगा, तो उसे सामाजिक समानता कहा जाएगा। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग। नवीकरणीय का मतलब ये होता है, नवी मतलब क्या होता है? नया, ठीक है, नया होता है। और करणीय मतलब करना, जिसको हम नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, नया प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है, क्या उसे नया प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भैया। पवन ऊर्जा को भी कर सकते हैं। ये सब अक्षय ऊर्जा स्रोत के उपयोग किए जाते हैं। अक्षय का मतलब जो खत्म नहीं हुआ, जो नष्ट नहीं होगा, ठीक, उसे अक्षय कहते हैं। तो ये जो है, इस प्रकार से सेंटेंस को समझकर आराम से बढ़िया से अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा हेडिंग आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले केवल स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, तब भी जो है आप इतना लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि कच्चे माल, बाजार या श्रम के अनुसार भी कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्यावरण प्रदूषण होता है, मतलब इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दूषित नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि नाम देखिए लिखा है स्वच्छंद, यानी ऐसा उद्योग जिससे साफ सुथरा हो, स्वच्छंद हो, कोई भी प्रदूषण ना हो, इस प्रकार के उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक जो गाड़ी बैटरी वाली आती है, उससे प्रदूषण नहीं होता है, तो वो क्या है, स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है। लेकिन जहाँ पे बनता होगा वहाँ तो कहीं न कहीं भाई कचरा तो फैलता ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सामान हाथ से सामान बन रहा है, जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जब कोई सामान हाथ से बनता है तो उसमें उद्योग में ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। तो ऐसा उद्योग जिसमें प्रदूषण ना हो, जो उपयोगी हो मानव जीवन के लिए, उसे स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखिए विशेषता आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है स्थान स्वतंत्र। यदि यह उद्योग किसी विशेष स्थान पर निर्भर नहीं होते हैं, कहीं भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। और कच्चे माल की आवश्यकता, इन उद्योगों में भारी कच्चे माल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है ऐसा उद्योग होता है कि जो भी वस्तु होती है हमारे पास, उससे आसान आराम से जो है उसको बनाते हैं। और अधिक कुशल श्रम की जरूरत जो इसमें पड़ती है, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से दक्ष मतलब जिसके अंदर नॉलेज हो, कौशल हो, ठीक है, ऐसे श्रमिकों की यहाँ पे आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इसका कम प्रदूषण कार्य, यह प्रदूषण कम हानि पहुंचाता है। जैसे आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो है ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पे कम हानि पहुंचता है, इन्वायरमेंट दूषित कम होता है, ठीक है। अगला है आधुनिक तकनीकी पर आधारित, यानी उद्योग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर जैसी आधुनिक जो है तकनीकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है, आईटी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रोपड़ कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, या रोपड़ कृषि के फसलों के नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो ध्यान रखेंगे। 3 आंसर मैं बताऊंगा। पहला रोपड़ कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और तीसरा जो है इसके फसल कौन कौन से आते हैं ये आपको बताऊंगा। तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, और ध्यान रखेंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि वह वाणिज्यिक व्यावसायिक कृषि प्रणाली है जिससे बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल उगाया जाता है, विशेष रूप से निर्यात के लिए होता है। तो रोपड़ कृषि को व्यावसायिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो भैया ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे वाणिज्यिक या व्यावसायिक कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहले विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। देखिए विशेषता में बात करें तो व्यापक क्षेत्र में उत्पादन होता है, यानी रोपड़ कृषि जो होता है वो 1 बीज से 2 बीज से 1 बीघे में नहीं होता, बल्कि बड़े क्षेत्र में होता है। इसमें हजारों हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है।
एक फसल उत्पादन, इस पे एक फसल उत्पादन पर जोर दिया जाता है, जैसे कि एक ही प्रकार की फसलों पर जोर दिया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, गन्ना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, या फिर अति लघु उत्तरीय में 2 नंबर का पूछ लेगा कि रोपण जो है कृषि की 2 फसलों का नाम बताइए। ठीक है, इस प्रकार से इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, निर्यात पर निर्भरता, यानी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से जो है उसे पहुंचाया जाता है, उसे बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि उद्योग का संबंध, यानी यह उद्योग आधारित कृषि होती है, जिसमें कपास से कपड़ा उद्योग भी जुड़ा होता है। यानी जो कपास होता है, कपास से कपड़ा बनाते हैं, तो कपास किसके अंतर्गत आ जाएगा? कपास आएगा भैया आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अधिक पूंजी और श्रम की जरूरत पड़ती है इसमें, जिसमें भाई बड़े क्षेत्र में होगी तो पैसा अधिक लगेगा और श्रमिक यानी मजदूर भी अधिक लगेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें बड़ी मात्रा में श्रमिक और जो है मशीनों की आवश्यकता होती है और ज़्यादा इसमें पूंजी लगती है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे असम में दार्जिलिंग में चाय बागान है, केरल तमिलनाडु में रबर कॉफ़ी के बागान है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए, पत्तन यहाँ पे आधार लिखेंगे पहले, इसके बाद जो है पोर्ट यानी पत्तन, और यहाँ पे हार्बर यानी पोताश्रय लिखेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो पत्तन की बात करें, वह स्थान है जहाँ जहाज़ों का लंगर डाला जाता है और व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जहाज़ आके रुकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, जैसे स्टेशन होता है ना, स्टेशन जो होता है, यहाँ पे स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन पे भैया ट्रेन आके रुकती है फिर चली जाती है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा स्टेशन होता है, ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे स्टेशन होता है मान लो यहाँ पे, और बगल में गैराज बना होता है जहाँ पे ट्रेन आके खड़ी होती है, वहाँ पे ट्रेनों की धुलाई वगैरह होती है, ट्रेनों की मरम्मत होती है। तो उस गैराज में ट्रेनों की साफ सफाई होती है और स्टेशन पे फिर जाती है, फिर आराम से दूसरी जगह पे चली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसे जो है यहाँ पे होता है। तो वह स्थान जहाँ पे जहाज़ों का लंगर डाला जाता है और व्यापारिक गतिविधियाँ होती है, मतलब ट्रेन जो है जहाज पानी वाला आता है, वहाँ पे रुकता है, फिर उसके बाद वहाँ सामान लदेगा और लद के बाद फिर इसके बाद वो जहाज चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे इसमें देखिए, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित वह स्थान जहाँ जहाज़ों को तूफान और लहरों की सुरक्षित मिलती है, यानी वहाँ पे ठहरने का, रुकने का स्थान होता है। ठीक है, वहाँ रुकने का स्थान होता है। तो उस प्रकार से समझ सकते हो दोनों में अंतर। आगे यहाँ पे उद्देश्य की बात करें तो व्यापार और यातायात के लिए जहाज़ों का संचालन होता है। यानी जो पोर्ट होते हैं, जो पत्तन होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वो व्यापार के लिए जो है आते हैं जाते हैं वहाँ से, और यहाँ पे जहाज़ों की सुरक्षा प्रदान किया था। पोताश्रय होता है, देखिए नाम से स्पष्ट देखिए लिखा है यहाँ पे पोताश्रय। ठीक है, पोताश्रय यानी पोता यानी पोत मतलब भैया जहाज, पानी का जहाज, रुकने का आश्रय। ठीक है, रुकने का आश्रय। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाज आएगी, रुकेगी, फिर इसके बाद चली जाएगी। रुकने का मतलब कि सामान लदेगा, सामान उतरेगा, पब्लिक चढ़ेगी, पब्लिक उतरेगी, फिर इसके बाद जहाज चली जाएगी। लेकिन पोताश्रय में वहाँ पे रुकने का भी स्थान होता है, रुकने का भी स्थान होता है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है संरचना की बात करें तो उसमें गोदाम, कंटेनर, टर्मिनल, डॉकयार्ड आदि होते हैं, और उसमें बात करें केवल सुरक्षा के लिए जल क्षेत्र होता है, कोई व्यापारिक संरचना इसमें नहीं होती इस प्रकार। ठीक है, बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब बंदरगाह हैं, और अंडमान निकोबार देशों में जो है ये पोताश्रय यहाँ पे दिया गया है, ताकि वहाँ पे आसानी से रुक सकें, और जो भी आंधी तूफान आते हैं वहाँ पे ठहराव के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि परिवहन एवं संचार देश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। परिवहन और संचार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और समाज के उतने लिए महत्वपूर्ण है जितने शरीर के लिए रक्त संचार होता है। ठीक है, और इसलिए उन्हें देश की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो पूरा बॉडी मूवमेंट करता है, अच्छे से जो है काम करता है। ऐसे ही परिवहन संचार अगर ना हो तो देश में पूरा ठहराव आ जाएगा, रुकावट पैदा हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण होता है कि जो संचार परिवहन होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते रहते हैं, जैसे रक्त संचार होता है पूरी बॉडी में, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। इसलिए इसे जीवन रेखा कहते हैं। क्यों? अगर जिस दिन रक्त संचार बंद हो गया उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा, और जिस दिन परिवहन संचार बंद हो जाएगा ना, उस पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप तहस महस हो जाएगी भैया। ठीक है, तहस नहस हो जाएगी। आगे बात करते हैं, इसके महत्व में क्या लिखेंगे, तो आर्थिक विकास में सहायक यानी उद्योग, व्यापार और कृषि उत्पादन बाजार तक पहुंचाने में मदद किया जाता है।
आगे है, इसमें रोजगार के अवसर होते हैं। परिवहन एवं संचार सेवाएं लाखों लोगों को जो है रोजगार देती है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। इसमें क्या लिखेंगे, दूरस्थ क्षेत्रों में जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपदा प्रबंधन में सहायक होते हैं, यानी बाढ़, भूकंप, महामारी जैसे आपदाओं को त्वरित सहायता पहुंचाने में मदद करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव होता है, यानी विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के बीच संवाद स्थापित करते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, भारतीय रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, इस सब के, सोशल मीडिया आज के में सबसे बड़ा चीज़ है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ऐसे जीवन रेखा हैं जो संचार एवं परिवहन को आगे बढ़ाने का जो है प्रयास करती हैं। इसके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन चलिए प्रयास करते हैं समझने का। और यहाँ पे इस प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौह अयस्क के उत्पादन में वितरण की विवेचना कीजिए और ग्रामीण और नगरीय वस्तुओं की विभेद कीजिए। अगर आपको ये नहीं क्वेश्चन आएगा तो अथवा करके इसमें से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से केवल आपको एक ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है रहेगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन में, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए, दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट आपको बता दें कि अगर 2025 में आप आईटी करना चाहते हैं तो सीवी विकल आईटी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। 100% सही सटीक जानकारी मिलेगी। आईटीआई में एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, कौन से ट्रेड से करे, कितना पैसा लगता है, सरकारी से करे या गवर्नमेंट से करे, पूरा का पूरा आपको डिटेल में सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो है आपको आईटी करनी है और किस प्रकार से फायदा आपको मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसको आराम से हम आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण के बारे में बताना है। तो सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर उत्पादन में दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। इसका उपयोग इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए जो है इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे इसके प्रकार लिखेंगे। तो देखिए, हेमेटाइट जो है ये इस प्रकार का होता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है, इसमें 60 से 70% लोहा की मात्रा पाई जाती है। फिर इसके बाद मैग्नेटाइट होता है, इसमें 70% तो लोहा पाया जाता है, यानी लोहे के जो अंश होते हैं लौह अयस्क में वो पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद लिमोनाइट है या फिर सीडेराइट है, ठीक है। दो हैं, लिमोनाइट और सीडेराइट हैं, इनमें लोहा की मात्रा थोड़ा कम पाई जाती है। भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की किस्म जो है भारत में लोहे का उत्पादन होता है, ठीक है। बात करते हैं उत्पादन में, तो यहाँ पे देखिए उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। आपको बता दें लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों, अगर आप पूरा नंबर 6 में 6 प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं। भारत का एक छोटा सा मानचित्र बना लीजिए, ठीक है। भारत का एक छोटा सा मानचित्र बना लीजिए। अगर थोड़ा मोड़ा आपको बनाने आता है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आराम से जो है आप इस प्रकार से मानचित्र बना लीजिए और मानचित्र बनाने के बाद जो है आप उसे अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। जब भर देंगे इस प्रकार से बना के, समथिंग मैं तो स्क्रीन पे बना रहा हूँ इसलिए उतना सही नहीं बन पाया है। अगर मैं किताब कॉपी बनाता तो भैया तो अच्छे से बन जाता है। इस प्रकार से इतना बना लेंगे तभी आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। और उसमें जो है आपको दर्शा देनी है, जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे, ठीक है। उड़ीसा के जस्ट थोड़ा सा जो है आप ऊपर यहाँ पे बगल में यहाँ पे झारखंड है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पे एमपी है। ऐसे आप भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इतना भर देंगे ना, परफेक्ट पूरा बेहतरीन नंबर मिलेगा, क्योंकि भूगोल की आत्मा होती है मैपिंग। मैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो लोग अगर मैपिंग कर लेते हैं तो फ़ायदा उनमें आपको मिलेगा। भारत का मानचित्र आपको मिलेगा, उसी को देख देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उत्पादन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादन जो है 50% लगभग ज़्यादा होता है उड़ीसा में उत्पादन होता है, ठीक है। केंदुझर ये झार लिखा हो, केंदुझर है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन होता है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। वहीं बात करें अगर झारखंड में, तो झारखंड में सिंहभूमि जो धनबाद है, यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट का अयस्क जो है झारखंड से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर है, दांतेवाड़ा है, राजनांदगांव है, ठीक है। राजनांदगांव यहाँ पे जो है भिलाई इस्पात के लिए संयंत्र के लिए मुख्य स्रोत जो है ये माना जाता है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे जो है इसका एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु, ठीक है, ये नाम है यहाँ पे। तो इस्पात जो है कि इस्पात के लिए जो है प्रसिद्ध है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और इसके बाद जो है गोवा है, यहाँ पे गोवा में मारमागांव है, और लौह अयस्क के लिए जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो कुछ ये राज्य हैं जो भारत में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको याद करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक है, लो वो छत पे नाटक झाड़ रही भैया, ठीक है। लो, यहाँ पे लो, ओ,
वो छत पर क्या कर रही है, वो छत पर नाटक झाड़ रही है, ठीक है, वो छत पर नाटक झाड़ रही है, नाटक झाड़ रही है। ये छोटा सा ट्रिक ध्यान रखेंगे। तो लो वो छत पे नाटक झाड़ रही है, लो मतलब लोह अयस्क, ठीक है, वो मतलब उड़ीसा, छत मतलब छत्तीसगढ़, नाटक नहीं कर्नाटक, और झाड़ मतलब झारखंड। बस 3-4 राज्य लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। लो वो छत पर नाटक झाड़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कि लौह अयस्क के वितरण के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे लौह अयस्क के वितरण, पूर्वी दक्षिण भारत में सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं लौह अयस्क का। वहीं बात करें खदानों में, लौह अयस्क रेल, सड़क, समुद्री मार्ग से उद्योग तो पहुंचाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का निर्यात चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि को जो है यहाँ पे करता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं कोई जरूरत इसकी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन घटकों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताना है। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये क्वेश्चन आपके लघु में भी पूछा जा सकता है और लांग में तो पूछा ही है, ठीक है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के समय साथ होने वाली वृद्धि या कमी को दर्शाता है। परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलाव। किस में बदलाव, जनसंख्या में। ऐसा कौन कौन से घटक हैं जिससे जनसंख्या में बदलाव होता है, वही बताना है। उसके 3 प्रमुख घटक यहाँ बताए गए हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवासन, ठीक है, यानी बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले जन्म दर के बारे में। तो देखिए इसका छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जो है यहाँ पे पहला हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे आराम से हेडिंग बना मतलब डायग्राम बना देंगे और इसके बारे में यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, पूरा अच्छा हो जाएगा। और कुछ अलग कॉपी लिखनी है तो इस प्रकार से डायग्राम, फ्लो चार्ट इनका प्रयोग करना है। ऐसे करने के बाद फिर नंबर 1 करना है जन्म दर, ठीक है। प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है उसी को जन्म दर कहा जाता है। इस प्रकार से परिभाषा ले सकते हैं कि प्रति हजार महिलाओं के द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। इसका महत्व है तो महत्व में लिखेंगे कि जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति में जन्म दर को भी प्रभावित करते हैं। जन्म दर यानी जैसे कि जिस परिवार में जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य पर प्रभाव कहीं कहीं पड़ता होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, भारत में 1951 में जन्म दर 40% से मतलब 40% 1000 थी, जो 2023 में 18 प्रति 1000 रह गई है, यानी कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे मृत्यु दर। मृत्यु दर में जो है यहाँ पे 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। यानी 1000 लोग हैं मान लेते हैं, 1000 में निकाला जाता है। 1000 में जितने व्यक्ति मरेंगे, जिससे मान लो जो 10 मर गए तो बचे कितना 990। तो 990 जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपका बचे हैं, लेकिन 10 क्या है, ये मृत्यु दर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। तो यहाँ पे मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है, यानी मृत्यु दर में कमी होगी क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, स्वच्छता में सुधार दर से जो है मृत्यु दर में कमी आती है। इसका महत्व हो जाएगा। अगर आप इसको उदाहरण में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं कोई जरूरत इसको नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रवास की। तो प्रवास में देखिए लिखेंगे, प्रवास का अर्थ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से स्थानांतर जो हो उसी को प्रवास कहा जाता है। मतलब एक स्थान ए है, यहाँ से बी स्थान पर चले जाएंगे और वहाँ बस जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है, एक होता आंतरिक प्रवास, एक होता अंतर्राष्ट्रीय। यानी जब देश के अंदर ही जब प्रवास होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवास, और अंतर्राष्ट्रीय जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है, ठीक है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो महत्व में लिख सकते हैं, प्रवास से जनसंख्या वितरण में असमानता आती है। यानी प्रवास जब होगा तो एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वहाँ की अलग संस्कृति होगी, वहाँ के अलग जो है भाषा होगी, तो वहाँ पे जब आके बसेंगे तो असमानता पैदा होती है। दूसरा है शहरों में जनसंख्या बढ़ती है। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जो जाएंगे, यानी गांव से लोग कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर शहर में जाते हैं, तो शहर में जाएंगे, शहर में जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, तो शहर में जनसंख्या बढ़ती है और बुनियादी जो सेवाएं होती हैं उसका कमी देखने को मिलता है। रोजगार, शिक्षा, आर्थिक अवसरों में जो है प्रवास को जो है प्रभावित करते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पे सुविधा होगी, अच्छी शिक्षा मिलती होगी, जो है चिकित्सा की सुविधा, अच्छी व्यापार सुविधा, अच्छी रोजगार मिलती होगी, इस प्रकार से लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पे ग्रामीण क्षेत्र से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु शहर में लोग जाते हैं, इसे हम प्रवास के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मानचित्र कार्य में। तो देखिए मानचित्र कार्य में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर का दोस्तों मानचित्र पूछा जाएगा, यानी 5 नंबर का भारत का और 5 नंबर का संसार का आएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन में जो 25 रहेगा वो भारत का दिए गए रेखा मानचित्र में, नहीं आपको भारत का एक रेखा मानचित्र मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा, उसका नाम लिखना रहेगा। ध्यान रखेंगे कि चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे आधा नंबर, नाम लिखेंगे सही आधा नंबर, जाके तब मिलेगा पूरा 1 नंबर। इसलिए सही जगह सही नाम भरना है आपको। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का आणविक जो है आणविक ऊर्जा संयंत्र, आणविक ऊर्जा यानी जो है आपका परमाणु ऊर्जा या नाभिक की ऊर्जा पूछ रहा है, तो ये पड़ता है आपका नरौरा में। ठीक है, बुलंदशहर के पास है नरौरा। कहाँ पे नरौरा है अभी आपको बताते हैं। इसके बाद सर्वाधिक जो है स्त्री साक्षरता वाला राज्य, इसका जवाब होगा केरल। ठीक है, इसके बाद है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। और इसके बाद जो है एक चावल उत्पादक राज्य, तो कोई एक भर सकते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल में होती है। एक अभ्रक उत्पादक, बर्फ उत्पादन में आप झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान भर सकते हैं। तो मान लीजिए एमपी भरना आसान होगा, एमपी भर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। इस प्रकार से मानचित्र मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा, ये मानचित्र है इस प्रकार से आपको नहीं मिल के ऐसे मिलेगा, इस प्रकार सादा मानचित्र मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आणविक ऊर्जा संयंत्र, तो उत्तर प्रदेश में आणविक ऊर्जा संयंत्र, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाले फिगर में। यहाँ पे देखिए ये है यूपी। ठीक है, ये यूपी है। जो ये नेपाल है, ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल का आधा हिस्सा देखिए यूपी का बॉर्डर शेयर करता, आधा हिस्सा बिहार का। तो एक लैंडमार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही आपका ट्रिक पॉइंट रहेगा और आसानी से आप उसे भर पाएंगे। सादे वाले मैप में आपको ऐसे भरना होगा। तो देखिए आपको भरना है नरौरा, यानी बुलंदशहर के पास पड़ता है, बुलंदशहर में। तो इस प्रकार से देखिए ये नेपाल है, तो आधा जो हिस्सा है ये यूपी का दर्शाता है और आधा हिस्सा बिहार का दर्शाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट, ये यहाँ पे दिल वालों की दिल्ली पड़ेगी, जस्ट उसी के नीचे जो है यहाँ पे बुलंदशहर पड़ेगा। तो लगभग आप यहाँ पे भर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ले देंगे नरौरा, और यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन है, फर्स्ट ले देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, ऐसे मानचित्र भरना होता है। ध्यान रखेंगे मानचित्र में चाहे आप नीले पेन का प्रयोग करिए, चाहे काले पेन का या पेंसिल से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी आप भर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है आपका केरल। ठीक है, ये नीचे है आपका केरल, इसको ध्यान रखेंगे। और मानचित्र में बात करें तो सादे वाले मानचित्र में ऐसा मानचित्र आपको मिलेगा, और इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा केरल। और एक बात और बता दें, जब अगर बाहर लिखेंगे तो एरो बना देंगे ऐसे। ठीक है, और केरल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बल्कि पूरा जो है यहाँ पे आप केरल ऐसे लिखेंगे, केरल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो दूसरा आप यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप, अगला पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट है, कहाँ गया भैया क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या राज्य, तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए ये है महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है सादे मैप में आपको इस प्रकार से यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र भर देंगे। मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में नहीं, पूरा आप नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, महाराष्ट्र, और जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 नंबर डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक चावल उत्पादक राज्य और एक अभ्रक उत्पादक राज्य, दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, और इसी के बीच में आप झारखंड भी यहाँ भर सकते हैं, झारखंड भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड भरना है। तो देखिए ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख देंगे वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से संसार का मानचित्र आएगा। संसार में ऐसे ही आपको मानचित्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि विश्व की एक समुद्री पत्तन, विश्व का जो है एक समुद्री पत्तन भरना, कोई भी एक समुद्री पत्तन भर सकते हैं अगर आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है बंदरगाह हैं, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो, चाहे आप 2 चीज़ ध्यान रखेंगे, एक तो लंदन। ठीक है, एक तो लंदन ध्यान रखेंगे, लंदन भर सकते हैं। अगर विश्व का पूछता है, लंदन इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का जो है पत्तन बताइए या ब्रिटेन का सबसे बड़ा महानगर बताइए, तो लंदन ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है छोटा सा से बना रहेगा, यहाँ पे छोटा सा से बना रहेगा, इसी को ध्यान रखिएगा। और यही जो है आपका लंदन है, तो आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ भर देंगे, एरो बना देंगे, और यहाँ पर भर देंगे लंदन, और यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट। 26 का ये क्या है, 26 का फर्स्ट है। ठीक है, बस इतना काम कर देंगे, आप
आपका काम हो जाएगा। देखिए लंदन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लंदन याद करना आसान है। आपने गाना सुना होगा भोजपुरी में, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, ठीक है। तो क्या लेकर आएंगे कमेंट करके मत बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूएसए की राजधानी क्या है। तो यूएसए की राजधानी भैया है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे देखिए आपका पड़ेगा, ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे ये है आपका यूएसए, ठीक है, ये है आपका यूएसए। और यहाँ पे जो है लगभग लगभग यहाँ पड़ेगा आपका यूएसए वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे भर देना वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी प्रकार से भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा भर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सभी जानते हैं चीन है। वैसे नाम भारत का आ चुका है, लेकिन चीन अभी भी किताबी भाषा में मतलब किताब में है। तो यहाँ पे भारत, ये भारत है और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे चीन भर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, बस काम खत्म, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। जो है सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये लंदन जहां भरे थे ना, जस्ट इसके ऊपर ये है नॉर्वे, ठीक है। ऊपर वाला जो देश है यही है आपका नॉर्वे। तो यहाँ पे आप भर देंगे नॉर्वे। कमेंट करके बताइए कि नॉर्वे की राजधानी क्या है, क्योंकि नॉर्वे की राजधानी पूछा गया है बोर्ड पेपर में, ठीक है। आगे है ब्रिटेन का एक लॉ एस बताना है। तो ब्रिटेन का एक लॉ एस क्षेत्र, अगर आपको लॉ एस क्षेत्र पता है तो अगर बढ़िया है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप ब्रिटेन यहाँ पे भर देंगे, ये ब्रिटेन है, ठीक है। यहाँ ब्रिटेन भर देंगे तभी आपका काम हो जाएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों पूरा पेपर आपको सॉल्व करके मैंने बताया है, और यहाँ से पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, और जो आएंगे तो आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।